Myself Dr. Meenakshi, and today's our topic of discussion is agricultural finance। अर्थात आज का हमारा जो विषय है वो है कृषि वित्त, अर्थात कृषि के लिए वित्त या कृषि करने के लिए उधार लेना या ऋण लेना। यदि एक किसान खेत में फसल को उगाना चाहता है या कृषि करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेना, वित्त, ऋण लेना, ये सारे ही मिलते जुलते शब्द हैं। अब बात आती है कि किसानों को उधार क्यों लेना पड़ता है। किसानों को उधार इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि उन्हें फसल को बोने के लिए बीज भी चाहिए, खाद भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, उसको अपनी सिंचाई संबंधी जो आवश्यकताएं हैं खेत की वो भी पूरी करनी है। और सारे किसान इतने अमीर नहीं होते कि वो अपनी वित्त संबंधी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें। इसीलिए उन्हें किसी न किसी स्रोत से उधार लेने की या आप कह सकते हो ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और जनसंख्या के हिसाब से भी यदि हम देखें तो भारत का जो स्थान है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। एवं बढ़ती हुई जनसंख्या की जो खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए भी कृषि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए किसानों को उधार लेना पड़ता है या उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कृषि वित्त से हमारा जो अभिप्राय है वो क्या है? एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बोरोइंग फंड्स बाय फार्मर्स, the organization and operation of farm lending agencies and of society's interest in credit for agriculture। यानी कि ये जो डेफिनेशन सबसे पहले जो दी गई है वो है अकॉर्डिंग टू मुरे ने दी थी इस डेफिनेशन को, और 1953 में इस डेफिनेशन को उन्होंने दिया था। कृषि वित्त का मतलब क्या है? किसानों के द्वारा उधार ली जाने वाली धनराशि एवं समाज के हित के लिए कृषि के लिए ऋण देने वाली जो एजेंसियां हैं उनके संगठन और संचालन का यदि हम आर्थिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कृषि वित्त। अब इस टॉपिक के अंडर आगे हम डिस्कस करेंगे कि कृषि वित्त का वर्गीकरण कैसे किया जाए, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, कृषि के लिए उधार यदि किसान लेना चाहता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं को दूर कैसे वो करे, या अगर सरकार दूर करना चाहती है तो कैसे उन समस्याओं को या कठिनाइयों को दूर करे। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण की बात करते हैं। कृषि वित्त का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। पहला आधार है बेस्ड ऑन टाइम, यानी कि समय का आधार। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस। तीसरा है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी और चौथा है लैंडर्स क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहला वर्गीकरण जो हमारा है वो है बेस्ड ऑन टाइम, यानी कि समय के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला शॉर्ट टर्म लोन है, दूसरा मीडियम टर्म लोन है और तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब है अल्पकालीन ऋण, यानी कि थोड़े समय के लिए जो उधार लिया जाए, जैसे 15 महीनों के लिए। जैसे ही फसल किसान की बाज़ार में बिक जाती है और उससे उसको जो आय मिलती है तो अल्पकालीन जो ऋण किसान लेता है उसको वो वहाँ से चुका देता है। और जो अल्पकालीन ऋण लिए जाते हैं वो किसान क्यों लेता है? एक तो पारिवारिक अगर उपभोग उसको कुछ करना है, घर में शादी है, कोई फंक्शन है। इसके अलावा अगर वो बीज खरीदना चाहता है, खाद खरीदना चाहता है, पशुओं के लिए अगर वो मान लो चारा खरीदना चाहता है, या मज़दूरों को अगर वो वेतन देना चाहता है, तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो अल्पकालीन ऋण लेता है। दूसरा इसमें आता है मीडियम टर्म लोन, यानी कि मध्यकालीन ऋण। सबसे पहले तो जो मध्यकालीन ऋण लिए जाते हैं वो 2 से 5 साल के लिए लिए जाते हैं और किसान जो है उनको चुकाता कैसे है? किश्तों के रूप में चुका देता है। किसान जो मध्यकालीन ऋण लेता है वो क्यों लेता है? अगर उनको मशीनें खरीदनी हैं, पशु खरीदने हैं या भूमि पर अगर कोई सुधार करना है, तो इन सभी उद्देश्यों के लिए किसान क्या करता है? मध्यकालीन ऋण लेता है। तीसरा इसमें आता है लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि दीर्घकालीन ऋण। 5 साल से ज़्यादा के लिए ये जो लोन है वो लिए जाते हैं। और किसान क्यों लेता है इनको? अगर उसको भूमि खरीदनी है
महंगी मशीनें जैसे मान लो ट्रैक्टर ख़रीदना है, फसल काटने की मशीनें जैसे धान काटने की अलग होती है, आपकी गेहूँ काटने की अलग होती है। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए अगर वो मशीनें लेना चाहता है, भूमि पर अगर वो कोई सुधार करना चाहता है, मान लो ट्यूबवेल उसको लगाना है, खेत में अगर मान लो उसको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो दीर्घकालीन ऋण लेता है। दूसरा इसमें आधार है बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर जो वर्गीकरण है। तो उसमें पहला आता है प्रोडक्शन पर्पस या प्रोडक्शन लोन आप कह सकते हो। जैसा कि नाम से ही अब हमें क्लियर हो जाता है, उत्पादन के लिए जो ऋण है, यानी कि फसल को उत्पादित करने के लिए जो वो लोन लेता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन लोन कहते हैं। इसको आप शॉर्ट टर्म लोन भी कह सकते हो। दूसरा इसमें आता है इन्वेस्टमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट लोन किसान क्यों लेता है, अगर कोई मशीन उसको ख़रीदनी है, ट्रैक्टर ख़रीदना है, ट्यूबवेल लगाना है, यानी कि किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर वो लोन लेता है तो उसको आप क्या कहोगे, इन्वेस्टमेंट लोन कहोगे। तीसरा इसमें आता है मार्केटिंग लोन्स। मार्केटिंग की सबसे पहले यदि हम एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बात करें या कृषि के संबंध में अगर हम बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है कि फसल काटने से लेकर जब तक फसल बाज़ार में नहीं आ जाती तब तक की जो प्रक्रिया है, ताकि जो उपभोक्ता है उसकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। मार्केटिंग लोन का मतलब क्या है, संकट की स्थिति में बिक्री पर काबू पाने और बेहतर तरीके से उपज का विपणन करने में मदद करने के लिए जो लोन लिया जाता है। जैसे मान लो किसान अपनी फसल को गोडाउन्स में रखना चाहता है, तो इसके लिए जो वो लोन लेगा वो किसके अंडर आएंगे, वो मार्केटिंग लोन्स के अंडर आएंगे। चौथा इसमें है कंजम्पशन लोन, यानी कि उपभोग के लिए जो ऋण लेता है। तो उत्पादन के अलावा किसी अन्य स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर वो उधार लेता है तो वो किस में आता है, कंजम्पशन लोन में आता है। अब तीसरा इसमें वर्गीकरण है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। इसके भी 4 भाग हैं। पहला पर्सनल सिक्योरिटी है, दूसरा कोलेटरल सिक्योरिटी है, तीसरा मॉर्गेज है और चौथा है अनसिक्योर्ड लोन्स। सबसे पहले पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब है कि यदि किसान उधार लेना चाहता है तो वो खुद ही गारंटर होता है, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी के अंडर जो लोन लिया जाता है वो किसके आधार पर होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, यानी कि उधार लेने वाले और देने वाले की आपसी सहमति के आधार पर जो लोन लिया जाता है, तो उसको हम किस में शामिल करते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी में। दूसरा इसमें आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के अंडर जो लोन लिया जाता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पर लिया जाता है। जैसे मान लो LIC बॉन्ड्स हैं, मशीन्स हैं, लाइव स्टॉक है, ये सब, इन सब को एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है। तीसरा इसमें आता है मॉर्गेज। जैसा कि कोलेटरल सिक्योरिटी के अंडर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी को आप एज ए सिक्योरिटी किसान रखता है, और मॉर्गेज में इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो लैंड है, फार्म बिल्डिंग है, इन सब को अगर वो एज ए सिक्योरिटी रखकर लोन लेता है तो वो किस में आते हैं, मॉर्गेज में आते हैं। चौथा इसमें आता है इनसिक्योर्ड लोन। इनसिक्योर्ड लोन के अंडर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर, यानी कि जो लेंडर है और बोरोवर है, यानी कि उधार लेने वाला और देने वाला, आपस की उन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर जो लोन लिए जाते हैं उसको हम किस में शामिल करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स के अंडर ही शामिल करते हैं। चौथा इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है लैंडर्स क्लासिफिकेशन। लैंडर्स क्लासिफिकेशन के भी 2 भाग हैं, एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, या आप इसको महाजन्स भी कह सकते हो, और दूसरा इसमें है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं उसके भी आगे फर्दर 2 भाग हैं। पहला यानी कि जो गैर संस्थागत स्रोत हैं या महाजन्स आप जिसको कहते हो, महाजन भी 2 तरीके के होते हैं, गैर पेशेवर होते हैं और एक होते हैं पेशेवर। गैर पेशेवर कौन कौन होते हैं, जो भूमिपति होते हैं या अच्छे खाते पीते जो किसान होते हैं, और खेती के साथ साथ, यानी कि जो गैर पेशेवर महाजन है वो खेती के साथ साथ ऋण देने का भी काम करते हैं। दूसरा इसमें आता है पेशेवर महाजन।
जो पेशेवर महाजन हैं उनका मुख्य व्यवसाय ही लेन देन करना होता है। ऋण देने के साथ साथ ये क्या करते हैं, जो कृषि उपज होती है उसका क्रय विक्रय भी करते हैं। ये जो आपके पेशेवर महाजन हैं ये क्या करते हैं, किसानों से सस्ती कीमत पे फसल खरीद लेते हैं और उसको महंगी कीमत पर बाज़ार में बेचकर लाभ कमाते हैं। और जो किसान इनसे उधार लेते हैं ये उन किसानों को विवश करते हैं कि वो अपनी फसल उन्हें ही बेचें और सस्ती कीमत पर बेचें। अब जो गैर संस्थागत स्रोत हैं यानी कि जो महाजन हैं, महाजन से जो पैसा उधार दिया जाता है या जो ऋण किसान लेते हैं उसके कुछ लाभ भी हैं। पहला लाभ तो ये है कि किसानों को आसानी से उधार मिल जाता है इनसे। दूसरा, व्यक्तिगत जमानत से किसानों का काम चल जाता है। तीसरा, महाजन और जो किसान होते हैं उनका आपस में व्यक्तिगत संबंध भी होता है। इसके साथ साथ किसान जो है किसी भी समय महाजन से उधार ले सकता है। तो सारे ही इसके प्रॉफिट नहीं हैं, लॉसेस भी हैं। लॉसेस क्या है कि जो महाजन से किसान उधार लेते हैं उसमें ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और मुख्यतः 25 से 50% तक होती है। इसके अलावा जो महाजन होते हैं वो हिसाब किताब में भी बेईमानी करते हैं। तीसरा, हम इसमें कह सकते हैं कि किसान क्या करता है, या महाजन क्या करते हैं, किसान को ऋण देते समय कुछ ब्याज जो है वो पहले ही काट लेते हैं। इसके साथ साथ किसानों को महाजन अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देता है, जिससे किसान क्या हो जाते हैं, फिजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं। और कुछ दशाओं में सस्ते दामों पर किसानों से ये उनकी ज़मीन भी खरीद लेते हैं। हालांकि अगर अब हम बात करें तो जो गैर संस्थागत स्रोत हैं यानी कि जो महाजन हैं उनका हिस्सा काफ़ी कम हो गया है। 1951-52 में जो हिस्सा था वो 90% था। जैसे जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार ने लागू किए और सरकार ने किसान के हितों में जब प्रयास करने शुरू किए तो संस्थागत स्रोतों की भी स्थापना सरकार ने जैसे जैसे की, तो जो ये गैर संस्थागत स्रोत हैं उनका जो हिस्सा है वो 2012-13 में कम होकर 44% ही रह गया। दूसरा इसमें आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब संस्थागत स्रोत। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है कि गैर संस्थागत स्रोत में क्या आता है, महाजन आते हैं। ठीक है, ये पेशेवर भी हो सकते हैं और गैर पेशेवर भी होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक तो कृषि जो साख समितियां हैं वो आती हैं, भूमि विकास बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं। 1950-51 में जो इनका हिस्सा था यानी कि संस्थागत स्रोतों का जो हिस्सा था वो सिर्फ 10% था और अब इनका जो हिस्सा है वो 56% से भी ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की अब हम इसमें बात करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल की हमने बात कर ली जिसमें नॉन प्रोफेशनल महाजन आ गए और प्रोफेशनल महाजन आ गए। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की हम बात करते हैं। उसमें पहला है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। सबसे पहले तो जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं इनको 10 से ज़्यादा किसान मिलकर बना लेते हैं और ये जो साख समितियां हैं ये किसानों को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं। 1950-51 में इन समितियों का जो हिस्सा था वो 9% से कम था और अब क्या है कि 90% यानी कि सिर्फ 9% जो किसान थे वो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का हिस्सेदार थे और अब 90% जो किसान हैं इन समितियों के सदस्य हैं। और जो ये प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं इनको सहायता कहाँ से मिलती है पैसे के संबंध में, एक तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक है और राज्य जो सहकारी बैंक है उनसे इनको सहायता मिलती है। दूसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक भी आप इसको कह सकते हो, सहकारी कृषि या ग्रामीण विकास बैंक भी आप इसको कह सकते हो। ये जो बैंक हैं यानी कि जो भूमि विकास बैंक हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये किसानों को दीर्घकाल के लिए लोन देते हैं एक तो,
और ये क्या करते हैं, किसान की जो भूमि है उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेंगे अपने पास, और किसानों को 15 से 20 साल के लिए लोन देते हैं। ट्यूबवेल अगर उसको लगाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, अगर महंगी उसको मशीनें खरीदनी है इत्यादि। जो ये आपके भूमि विकास बैंक हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं और दूसरे होते हैं केंद्रीय भूमि विकास बैंक। 1950-51 में 5 केंद्रीय भूमि विकास बैंक थे और 286 प्राथमिक भूमि विकास बैंक थे, और अब 20 केंद्रीय भूमि विकास बैंक हैं और 697 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं। तीसरा इसमें आता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां हैं उनको लोन देते हैं, और 2016 में 370 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक वर्किंग थे। चौथा इसमें है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक जो हैं, ये सहकारी क्षेत्र में साख प्रदान करने के लिए सर्वोच्च बैंक होते हैं। और ये जो बैंक हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो मैंने आपको बताया है कि इनकी संख्या जो है वो 370 थी 2016 में तो इन सभी बैंकों को फाइनेंस अवेल करवाते हैं, वित्त उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, इनकी जो कार्य प्रणाली है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। और जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको हेल्प जो देता है वो देता है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 2015-16 में भारत में 32 राज्य सहकारी बैंक जो थे वो वर्किंग थे। अब मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के बारे में बताया है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में बताया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताया है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताया है। इन सभी के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और लॉसेस भी हैं। बेनिफिट क्या हैं कि एक तो इंटरेस्ट रेट क्या है यहाँ पे कम होती है, दूसरा इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं यानी कि जो मध्यस्थ होते हैं वो नहीं होते यहाँ पे, तीसरा किसानों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण मिलता है यहाँ से, और जो गरीब किसान हैं उनको भी यहाँ से हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई अपना बिज़नेस अगर शुरू करना चाहता है तो उसको भी यहाँ से लोन मिल सकता है। हानियाँ क्या हैं इसकी, सबसे पहले तो पहला लॉस तो ये है कि सिक्योरिटी अगर होगी तो ही यहाँ से आप लोन ले सकते हो। मेन जो कंट्रोल यहाँ पर होता है, जो रिच फार्मर्स होते हैं, जो धनी किसान होते हैं, उनका कंट्रोल यहाँ पर होता है। तीसरा इसका लॉस जो है, जब किसान को पैसा चाहिए उस समय उनको वो पैसा उपलब्ध नहीं हो पाता, जितना चाहिए उतना भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके अलावा किसान जितना लोन लेते हैं उसकी एक तो समय पे वापसी नहीं होती या कई बारी कम वापसी होती है, जिसके कारण ये जो समितियां हैं इनको नुकसान होता है। इसके अलावा जो इन बैंक्स की मैनेजमेंट होती है यानी कि जो प्रबंध होता है वो भी एफिशिएंट नहीं होता। तो ये सारे इसकी क्या हैं, हानियां हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है 1951-52 में सिर्फ 0.9% जो है वो कृषि साख के लिए उपलब्ध करवाते थे पैसा, यानी कि किसान अगर लोन लेना चाहते थे तो 1951-52 में सिर्फ 0.9% जो लोन था वो यहाँ से मिलता था। कहाँ से? व्यापारिक बैंकों से। लेकिन जैसे जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया वैसे वैसे इन बैंकों का जो हिस्सा है ऋण देने में वो क्या हो गया, बढ़ता गया। और जिसके कारण बैंकों ने क्या किया, जैसे जैसे नेशनलाइजेशन बैंकों का किया गया, गांवों में भी नई नई जो यूनिट्स हैं या ब्रांचेस आप कह सकते हो वो इन बैंकों ने एस्टेब्लिश की या स्थापित की। और व्यापारिक जो बैंक्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है
आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 1955 में। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए एक तो लोन लेते हैं, इसके अलावा ये और कई तरीके से किसानों की हेल्प करते हैं। कैसे? एक तो बैंकिंग हैबिट्स जो हैं वो किसानों में आती हैं, जिसके क्यों आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया है कि गाँवों में भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स की खुली हैं। इसके साथ साथ कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा किसानों को यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा अगर किसान ट्यूबवेल लगाना चाहता है, ट्रैक्टर लगाना चाहता है, तो भी किसानों को यहाँ से जो लोन है वो मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। एक तो रीजनल जो रूरल बैंक्स हैं उनकी स्थापना की गई महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1975 को गांव के लोगों को साख देने के लिए यानी कि पैसा उपलब्ध करवाने के लिए एक नई एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका नाम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनका मुख्य जो काम है वो क्या है कि जो छोटे किसान हैं तो उनको लोन देना, इसके अलावा जो कृषि श्रमिक हैं यानी कि खेती में जो मजदूरी करते हैं, खेती के ऊपर जो खेतों में जो मजदूरी करते हैं उन सबको लोन देना, इसके अलावा जो छोटे बिजनेसमैन हैं यानी कि जो लघु उद्यमी हैं उनको ऋण देना। इसके अलावा कोई दूसरी सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो कौन देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इस बैंक की जो स्थापना थी नाबार्ड की, वो सबसे पहले की गई थी 12 जुलाई 1982 को। और इस बैंक की स्थापना क्यों की गई कि जो भारतीय कृषि में साख से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही थी उनका अध्ययन करने के लिए मार्च 1979 में आरबीआई ने शिवरामन कमेटी की नियुक्ति की, और फिर इस कमेटी ने सिफारिश की, और उसकी सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, जो कि कृषि साख के सर्वोच्च बैंक के रूप में जाना जाता है, की स्थापना की गई। ये बैंक क्या करता है, ये देश के कृषि विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस बैंक का मुख्य काम क्या है, जितने भी राज्य सहकारी बैंक हैं, भूमि विकास बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, या जितने भी अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनको कृषि के लिए, इसके अलावा लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उनके लिए, हस्तकला के लिए और ग्रामीण विकास के लिए रीफाइनेंस करता है, ये ऋणों का पुनर्वित्त करता है। इस बैंक ने बहुत सारी जो गांवों में अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनको भी लागू किया है। नेक्स्ट इसमें आता है न्यू स्ट्रेटजी, यानी कि नेक्स्ट जो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उसमें आता है न्यू स्ट्रेटजी फॉर रूरल लैंडिंग, या आप इसको कह सकते हो सर्विस एरिया अप्रोच। इस अप्रोच की जो स्थापना की गई थी या जो ये नई नीति शुरू की थी, ये शुरू की थी 1 अप्रैल 1989 को, 1 अप्रैल 1989 को, और इसे हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। इस नीति के अनुसार क्या था कि जितने भी व्यापारिक बैंक हैं या जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी जितनी भी शाखाएं गांवों में खुली हुई हैं उन सबको विशेष क्षेत्र सौंपे थे, और उन क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास अगर करना है तो ऋण संबंधी जो योजनाएं तैयार करते हैं वो क्या है, सर्विस एरिया अप्रोच। अब इस नीति में काम क्या क्या रखा गया, सबसे पहले जो क्षेत्र अलॉट किए गए उनका सर्वेक्षण करना, इसके अलावा जो जो बेनिफिशियरीज़ हैं यानी कि जिन जिन को लोन चाहिए उनकी पहचान करना, वो वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते यानी कि रीपेमेंट जो उनकी कैपेसिटी है उसका अनुमान लगाना, इसके अलावा जो एरियाज़ अलोकेट उनको किए गए हैं उनके लिए साख योजनाएं तैयार करना, इसके साथ साथ उन योजनाओं को कैसे इफेक्टिवली अप्लाई किया जाए, प्रभावपूर्ण ढंग से उनको लागू कैसे किया जाए,
इसके साथ अगर कोई योजना बनाई है तो उस योजना की डेवलपमेंट कितनी हुई है उसका निरीक्षण करना, ये सारी किस्में आती हैं सर्विस एरिया अप्रोच के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, यानी कि नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है वो है लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स 1996 में स्थापित किए गए और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण जो लोग हैं उनकी बचतों को प्रोत्साहित करना। इसके साथ साथ अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस अगर वो अपना शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उधार देना। और जो ये लोकल एरिया बैंक्स हैं इनसे एक्सपेक्टेशन क्या की जाती है कि एक तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको लोन अवेल कराएंगे, इसके साथ साथ गाँवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो मजबूत करेंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम, कृषि एवं ग्रामीण वित्त ऋण राहत योजना। इस योजना के अंतर्गत जैसे ये है कि ऋण राहत है, आपको नाम ही क्लियर है कि इस योजना के अनुसार क्या किया गया है कि जो किसानों ने सहकारी समितियों से लोन लिए हैं, बैंकों से या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जो लोन लिए हैं कृषि के लिए, उनको 10,000 तक जिसने लोन लिया है, जिस किसान ने, उन सभी को माफ़ कर दिया है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये ऋण माफ़ी योजना है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का मतलब ये जो योजना है वो लागू की गई थी 1998-99 इसमें क्या करते हैं कि किसानों को एक कार्ड कार्ड दे दिया जाता है। जो किसान 5,000 या उससे ज़्यादा की अगर साख प्राप्त करने के योग्य हैं तो उनको कार्ड दे दिया जाएगा। उनको एक पासबुक भी दे दी जाएगी, यानी कि जिन किसानों के पास ये कार्ड होगा उनको किसान कार्ड दिया जाएगा, पासबुक दी जाएगी। और इन कार्ड्स के बेस पर अगर किसान उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसको तुरंत लोन मिल जाएगा। इसके लिए उनको किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी रखने की, भूमि संबंधी रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की या ऋण के लिए कोई आवेदन देने की या कोई प्रमाण पत्र इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंडर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब सूक्ष्म वित्त। सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनको बिना किसी सिक्योरिटी के 25,000 तक के लोन इसमें दिए जाते हैं। अगर किसान लोन लेना चाहता है तो कृषि के लिए इसमें 1 लाख तक के लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाते हैं। और जो माइक्रो फाइनेंस है इसके अंडर, यानी कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को साहूकारों से और जो महाजन होते हैं उनको चंगुल से छुड़ाकर कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवाना। तो आप इसको निर्धन व्यक्तियों के साथ बैंकिंग भी कह सकते हो। और ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो विचार है ये कहाँ से लिया है? भारतीय बैंकों ने ये लिया है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि जिसको आप कह सकते हो स्वयं सहायता समूह, और जो जो सरकारी संगठन NGOs हैं इनके माध्यम से बैंकों से लोन मिलता है। माइक्रो फाइनेंस के कारण क्या हुआ है, जो निम्न आय वर्ग है उन लोगों में बचत की आदत है वो शुरू हुई है। इसके अलावा महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला सदस्य वाले जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उनको 3 लाख तक का लोन 4% वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है। स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बीच में बात की है कि कई बार क्या होता है, एक एरिया के लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और वो जो ग्रुप के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ना इकट्ठा करते हैं और अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो उनको इन ग्रुप से कम ब्याज दर पर पैसा मिल जाता है। तो ये सारे आपके क्या थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे।